दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्त मनमोहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब उसके घर पर तो उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए मुझे ही उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। और इतनी रात गए मैं अकेला वहां पर कैसे जाता। इसीलिए मैं ध्रुव को भी साथ लेकर चला गया। हम दोनों तो 12 बजे ही निकल गए थे। हाँ भाभी, अब भैया तो दिन भर ऑफिस के काम से ही थक जाते हैं और कल मुझे कॉलेज को छुट्टी है। इसीलिए पापा साथ में मुझे लेकर गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे अब कैसी है उनकी तबीयत? हाँ, अब ठीक है वो। अगले 24 घंटे तक डॉक्टर उसे एडमिट रखेंगे ताकि उसे ठीक से मॉनिटर कर सके। फिर उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज दिया जाएगा। चलो अच्छा है। हाँ बेटा, वैसे तुम इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही हो? सोई नहीं क्या? मैं तो सोई ही थी, लेकिन अचानक से मेरी आँख खुल गई और प्यास भी लगी थी और कमरे में रखा हुआ जग खाली था। इसीलिए पानी लेने के लिए उठी थी मैं। फिर देखा कि आप दोनों बाहर से आ रहे हो। ठीक है बेटा, चलो अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। हाँ पापा जी, आप दोनों भी सो जाइए। फिर अगले सुबह पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हमारे घर में रखा हुआ 10 लाख का शोपीस चोरी हो गया। क्या कहा? 10 लाख का शोपीस? बाप रे! लेकिन ये सब कैसे हुआ? पता नहीं रवीना बहन, मैं जानती हूँ मम्मी जी कि उस पूनम ने ही चोरी की है। पिछले कई दिनों से वो कुछ ज्यादा ही अमीर दिख रही है। नई स्कूटी ले ली, नया टीवी भी ले लिया और तो और वो रोज रोज नए कपड़े भी पहनती है, वो भी एकदम ब्रांडेड। आखिर इतना सारा पैसा उसके पास अचानक से कहाँ से आया होगा? मुझे भी अब वही लग रहा है। इतने दिनों से हमारे मोहल्ले में जो चोरियां हो रही है उसके पीछे उस पूनम का ही हाथ है। देखिए मालिनी बहन, आप मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बहू एकदम सही कह रही है। लेकिन रवीना बहन, हमारे पास क्या सबूत है कि वो सब चोरी पूनम ने ही की है? और मालिनी बहन, आपके बंगले के बाहर तो वॉचमैन रहता है, तो फिर ये चोरी कैसे हुई? अरे 2 दिन से वॉचमैन छुट्टी पर है और बिजनेस के सिलसिले में धनराज जी और मेरा बेटा सोहम दोनों भी घर के बाहर कल रात को ही निकल गए। इसीलिए घर में तो बस मैं और बबीता ही थी। हे भगवान, उस चोर ने पूनम के साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर शेखावत आ ही रहे होंगे। देखना, उसे तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। पूनम बबीता की सारी बातें सुन लेती है और वो गेट पर आकर उन पर चिल्लाने लगती है। अरे अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करना। ये डरपोक लोगों की तरह पीठ पीछे मेरे बारे में क्यों बात कर रही है तू? अरे चुप हो जा, चोरनी कही की। अरे चुप कर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं जो भी खरीदती हूँ वो सब अपने पैसों से खरीदती हूँ और ये मेरी मेहनत का पैसा है, चोरी के पैसे नहीं है वो। इसीलिए खबरदार, जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि असल में चोरी किसने की है। इंस्पेक्टर और उनकी टीम चोर को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। देखिए धनराज जी, हमने अपनी तरफ से सारी तहकीकात कर ली है, लेकिन चोर का पता नहीं लगा पाए हम, ना जाने क्यों। लेकिन ये ऐसी पहली केस है जिसमें पहेलियां सुलझने की जगह बस उलझती जा रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता। चोर का जल्द से जल्द पता लगाइए। आज तक इस मोहल्ले में कई चोरियां हुई है, लेकिन उन सब में हमारी चोरी सबसे बड़ी है। हमारा तो पूरे 10 लाख का शोपीस चोरी हुआ है। जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए और हमें थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शेखावत जब उस मोहल्ले की तलाशी ले रहे होते हैं, तभी उन्हें एक दुकान के बाहर सीसीटीवी दिखाई देता है, जो मालिनी के बंगले के पीछे की तरफ होता है। ये तो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन आज से पहले हमारी नजर इस पर क्यों नहीं गई? और इस कैमरा में तो धनराज जी के घर के पीछे का एरिया ठीक से दिखाई भी देता होगा। और चोर अगर चोरी करेगा तो ज्यादातर चांसेस पीछे की तरफ से ही चोरी के होंगे,
क्योंकि आगे की तरफ से तो मोहल्ले के सभी घर होते हैं। फिर जब इंस्पेक्टर उस दुकान वाले की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तभी वो उसमें कुछ ऐसा पाते हैं जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। फिर वो फुटेज वो धनराज और उसके परिवार को दिखाते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? इसका मतलब चोरी अनिल अंकल और उनके बेटे शेखर ने की है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये लोग तो पूरे मोहल्ले में अपनी अच्छाई के लिए कितने प्रसिद्ध हैं, और आज इन्होंने ही चोरी की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ धनराज जी, क्योंकि ये सब देखकर मैं भी काफी हैरान हो गया था। क्योंकि अनिल और उसका परिवार अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता है, पर वो कहते हैं ना, कुछ लोगों के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। पता नहीं ये सब उन्होंने क्यों किया, लेकिन उनके परिवार से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और अब तो मुझे पूरा शक है कि इससे पहले की भी सारी चोरियां अनिल और उसके परिवार ने ही की होगी। इस वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अनिल और उसका बेटा दोनों भी बंगले के पीछे के रास्ते से एक बड़े से बॉक्स में कुछ लेकर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, तो बिना किसी देरी के उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए और डाल दीजिए जेल की सलाखों के पीछे। अरे हम तो खामोखा उस पूनम पर शक कर रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप अनिल और उसके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फिर इंस्पेक्टर शेखावत अनिल के घर पर उसे और उसके बेटे को गिरफ्तार करने आते हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे भाई और पापा को छोड़ दीजिए। उन्होंने चोरी नहीं की है। आप चाहो तो पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए कि हमारा परिवार कैसा है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बस करो शेखर, ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि तेरा और तेरे परिवार का झूठा चेहरा सबके सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखो, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये चोरी इन्होंने ही की है। फिर सभी लोग वो वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं। और ये क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, पापा जी और देवर जी ने कुछ भी नहीं किया है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे परिवार को अच्छे से जानते हो। आपने ही कितनी बार मेरे पापा जी की तारीफ भी की है, तो फिर आप इस वीडियो पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकता? ये वीडियो झूठी थोड़ी ना है। देखो परागी, हम पुलिस वाले हैं, और ये कोई फैब्रिकेटेड या एआई वाली वीडियो नहीं है। ये एक असली ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है। और इतनी रात गई ये दोनों बाप बेटे वहां पर क्या कर रहे थे? और तो और इनके हाथ में ये बड़ा सा बॉक्स भी है, और उनके घर पर भी 10 लाख का शोपीस चोरी हुआ है। और ये वीडियो तो साफ साफ यही दर्शाता है कि इनके हाथ में जो बॉक्स दिख रहा है उसी में शोपीस है। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जेल में बंद मत कीजिए। हम शरीफ घराने के लोग हैं, और हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम बहुत संतुष्ट हैं। हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है। पता नहीं एक वीडियो के चलते आपने इन्हें गुनहगार कैसे मान लिया। देखिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब आगे जो भी बात होगी वो सीधे पुलिस थाने में होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, फिर इंस्पेक्टर शेखावत उन दोनों को लेकर वहां से चला जाता है, और पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। फिर बाद में परागी और शेखर ध्रुव और अनिल से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। और भैया, हमें इस जेल से बाहर निकालिए। हमने कुछ भी नहीं किया है। चिंता मत कर ध्रुव, मैं तुझे और पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सच में परागी बेटा, हमने कुछ भी नहीं किया है। तुम जानती हो ना, कल रात तो हम अपने दोस्त को हॉस्पिटल मिलने गए थे और वापस 2 बजे लौटे। हाँ, ये बात सच है कि हम उनके बंगले के पीछे के रास्ते से गए थे, और हमारे हाथ में बॉक्स भी था। लेकिन पापा जी, आप दोनों उस रास्ते से गए ही क्यों? और आपके हाथ में जो बॉक्स था उसमें क्या था पापा जी? जब आपको हॉस्पिटल जाना था तो आप वहां पर बॉक्स लेकर क्यों गए थे? क्योंकि उस बॉक्स में ढेर सारा कूड़ा कचरा था। क्या? हाँ बेटा,
तुम कल शाम से बाहर गई थी और देर रात वापस आई, इसीलिए शायद तुम्हें ये बात पता नहीं, लेकिन कल रात को ध्रुव और मैंने मिलकर हमारे घर के पीछे के इलाके की अच्छे से सफाई की थी और सारा कचरा वहीं से निकाला और एक बड़े से बॉक्स में भर दिया। हाँ भाभी, और फिर कल रात को जब हमें सिटी हॉस्पिटल जाना था तो हमें उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से डंपिंग ग्राउंड है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी घर से बाहर निकल ही रहे हैं तो अभी कचरा फेंक देते हैं, इसलिए हमने साथ में वो बॉक्स भी ले लिया। हाँ परागी बेटा, और ये बात हमने पुलिस को भी बताई, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अरे हम कोई बेवकूफ नहीं है, हमें सब समझ आता है। अरे ऐसे ही तुम्हें यहाँ कैद नहीं किया है, हमने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और उस रात उस जगह पर तुम दोनों ही गए थे और वहां पर 5 मिनट तक रुके थे। हाँ ये बात सच है कि हम उस जगह पर 5 मिनट तक रुके थे, क्योंकि मुझे उस जगह पर एक फोन आ गया था, इसीलिए मुझे वहां पर रुककर बात करनी पड़ी। कमाल है, रुककर फोन पर बात करने के लिए तुम्हें वही जगह मिली थी क्या? देखिए, ये सारे झूठे बहाने किसी और को देना, क्योंकि हमने रात से लेकर सुबह तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और रात भर वहां पर कोई नहीं गया था सिवाय तुम दोनों के, और तुम दोनों तो वहां पर बॉक्स के साथ गए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि वो चोर पीछे के रास्ते से नहीं बल्कि आगे के रास्ते से घर में घुसा हो। अगर आपके पास कोई आगे के रास्ते वाली फुटेज हो तो एक बार उसे चेक कर लीजिए। अफसोस की बात है, लेकिन घर के आगे का हिस्सा देखने के लिए वहां आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। लेकिन धनराज जी और उनके परिवार का ये कहना है कि वो चोर पीछे के रास्ते से यानी रसोई के दूसरे दरवाजे से ही घर में घुसा होगा, क्योंकि आगे के दरवाजे वो लोग लॉक करके सोते हैं। और अनिल जी, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब भी वक्त है, अपना गुनाह कबूल कर लो और बता दो कि वो शोपीस कहाँ पर है, और ये भी बता दो कि इससे पहले मोहल्ले में जितनी भी चोरियां हुई है उनमें तुम्हारा हाथ है या किसी और का हाथ है। बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जो मन में आए वो बोले जा रहे हो आप। अगर आपको आपके सारे सबूत सही लगते हैं तो आप अपनी मनमानी करते रहिए, लेकिन हम फिर भी इसी बात पर अड़े रहेंगे कि हमारे घर वाले चोर नहीं हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, चाहे भगवान जी भी नीचे आकर मुझे कह दे कि पापा जी और देवर जी ने चोरी की है, तब भी मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी। जिसने भी चोरी की है उसने बहुत सोच समझ कर की है, ताकि उस पर कोई इल्जाम ना जाए। हाँ परागी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और आप दोनों चिंता मत कीजिए। चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई की जीत हमेशा होकर ही रहती है, और मैं आप दोनों को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। और इसके लिए मुझे बस 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। अगर मैं इसमें असफल हो गई तो आप इन्हें जो सजा देनी है वो दे सकते हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, माना कि आपको सबूत मिले हैं, लेकिन मैं सच की तह तक जाऊंगी और उस चोर का पर्दाफाश तो करके ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है, दे दी तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत, लेकिन अगर तुम 1 हफ्ते में इन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो इन्हें सजा मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। परागी और शेखर वहां से निकल जाते हैं और मोहल्ले में आते समय उन्हें मालिनी मिलती है। अरे नालायकों, तुम जैसे लोगों को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छे बनने का ढोंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? कितने गिरे हुए लोग हो तुम। मालिनी आंटी, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपकी क्या स्थिति है, लेकिन बस एक हादसे के कारण आपका और पूरे मोहल्ले का हम पर से भरोसा उठ गया। माना कि पापा जी और ध्रुव उस रात उस रास्ते से कूड़ा लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आपके घर पर कोई चोरी नहीं की है। अरे चुप करो, चोरी तो तुम्हारे बाप और भाई ने ही की है। कोई बात नहीं शेखर, इन सब ने हमारा साथ एक पल में ही छोड़ दिया, लेकिन मैं आप सबको साबित करके ही दिखाऊंगी कि ये लोग बेगुनाह हैं।
और इसके लिए मेरे पास बस एक हफ्ते का ही समय है। अरे हम भी देखते हैं कि इस एक हफ्ते में तुम क्या उखाड़ लोगी। अगर इस एक हफ्ते में तू तेरे ससुराल वालों को निर्दोष साबित करने में असफल रह गई तो तुम लोग इस मोहल्ले में नहीं रहोगे, क्योंकि ये मोहल्ला चोरों का नहीं बल्कि शरीफों का मोहल्ला है। ठीक है मालिनी आंटी, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कैसी लगी आइसक्रीम सौम्या? वाह मामा, ये आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चे। अंकुर देखता है कि रितु साइड में मुंह फुलाए खड़ी है। फिर वो उसके पास आइसक्रीम लेकर जाता है। ये लो रितु, तुम्हारा फेवरेट केसर पिस्ता फ्लेवर। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है, खुद ही खाते बैठो अपनी भांजी के साथ। लेकिन रितु, प्लीज अंकुर, अब यहाँ सड़क पर मेरे साथ बहस शुरू मत करो। पहले ही मेरा मूड काफी खराब हो चुका है। रितु अंकुर से कोई बात ही नहीं करती। फिर घर जाने के बाद, अरे रितु, कब तक गुस्से में रहोगे? अब हम भी क्या कर सकते हैं? दीदी ने ऐन वक्त पर सौम्या को हमारे साथ भेज दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल हम दोनों फिर से बाहर जाएंगे। पक्का प्रॉमिस। तुम तो चुप ही रहो अंकुर, ये सब दीदी जानबूझकर करती है। अरे उनके कारण मुझे कोई भी खुशी नहीं मिल पाती, और अब तो मुझे उनसे ज्यादा गुस्सा तुम पर आ रहा है, क्योंकि तुम तो बस भीगी बिल्ली बनकर रहते हो और उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अरे कम से कम मेरे लिए तो कुछ बोल लिया करो। कब तक उनके आदेश का पालन करते रहोगे? इतना कहकर रितु कंबल ओढ़कर सो जाती है और बेचारा अंकुर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन रितु और तन्वी दोनों मायके में नंदिता से मिलने जाते हैं। रितु वहां पर साड़ी पहने हुए आती है, वही तन्वी ने मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरी तन्वी कितनी प्यारी लग रही है। पहली बार मैं तुझे इस तरह से देख रही हूँ। तुझे किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ। रितु तो बस तन्वी को ही देखती रह जाती है। फिर दोनों बहनें खाना खाते हैं और फिर वो तीनों बातचीत करने लगती है। और बता रितु, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है? पूछो ही मत माँ, आपने तो मेरी शादी बहुत ही गलत घर में कराई है। क्या? अरे लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? तो फिर और मैं क्या बोलूं माँ? मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, पति दिन भर ऑफिस में रहता है, और मेरी ये बेवकूफ ननद दिन भर सास की तरह मुझ पर अत्याचार करती रहती है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत करो, ये बनाओ वो बनाओ। पक चुकी हूं मैं इन सब से। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है रितु? फिर क्या माँ? अरे वो मुझसे दो मीठी बातें भी नहीं करती है। उस घर में जाकर तो मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ माँ। फिर तो सही है, क्योंकि तू भी तो वैसी है, और मुझे पक्का पता है कि आगे चलकर तेरी और तेरी ननंद की बहुत अच्छी जमेगी। क्या माँ, आप भी यहाँ मैं आपको मेरा दुखड़ा सुना रही हूँ और आप ही कि मुझे ताने दे रही हो। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, इतनी भी दुखी मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वैसे तन्वी, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है बेटा? मेरा ससुराल मेरा ससुराल नहीं, बल्कि मेरा दूसरा मायका बन चुका है। वहां पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा तो मेरी ननंद डिम्पल। अरे वाह, क्या बात है बेटा। हाँ माँ, डिम्पल ने तो मुझे हीरे के झुमके भी दिए हैं और अपने आधे से ज्यादा कपड़े भी दिए हैं। वो हर तरह से मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान ऐसी ननंद सबको दे। और अगर सच कहूं तो उसके साथ मेरा नाता ननंद का नहीं, बल्कि एक पक्की सहेली या बहन जैसे बन चुका है। चलो अच्छा है, ये सब सुनकर मेरे मन को तसल्ली मिल गई बेटा। तन्वी और उसकी ननंद के बारे में सुनकर रितु को मन ही मन जलन होने लगती है। फिर जाते समय, सुन ना तन्वी, मेरे ससुराल में तो मेरी ननंद ने मुझे साड़ियां ही पहनने के लिए कहा है,
और मुझे तो साड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, तो तू चल ना मेरे साथ बाजार में, मुझे कुछ साड़ियाँ खरीदनी है। अभी? हाँ तन्वी, शादी से पहले तो मैं बस मॉडर्न ही कपड़े पहनती थी, और मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह से फूटी निकलेगी और मुझे इतना कठोर ससुराल मिलेगा। लेकिन दीदी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे अभी डिम्पल के साथ बाहर जाना है। हम दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा था, इसीलिए। क्या तू उसके साथ बाहर जा रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर तन्वी वहां से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। जिस लड़की को आज तक मैं इनकार करती रही, आज उसी लड़की ने मुझे इनकार किया और वो अपनी ननंद के साथ चली गई। बहन से प्यारी तो उसके लिए ननंद हो गई है। फिर एक दिन जब रितु अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए बाहर जा रही होती है, तभी करीना उसे रोक लेती है। अरे ओ मोहतरमा, कहाँ चली है तोहफा लेकर? और क्या है इसमें? अरे दीदी, वो मैं बाहर जा रही हूँ, आज मेरी पक्की सहेली का जन्मदिन है ना, तो उसी की पार्टी में जा रही हूँ। क्या बाहर जा रही है तू? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी शार्टी में जाने की। चुपचाप घर में बैठो और लाओ, ये तोहफा मुझे दे दो, ये मेरे या मेरी सहेली को देने में काम आ जाएगा। इतना कहकर करीना रितु के हाथ से वह तोहफा छीन लेती है। लेकिन दीदी, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? मैंने तो घर के सारे काम भी कर दिए हैं। देख रितु, अभी थोड़ी देर में घर पर मेरी सारी सहेलियां आ जाएगी, तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम्हें ही करनी होगी ना। अब चलो जाओ, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू कर दो। ठीक है दीदी। रितु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है और उसे ना चाहकर भी अब सारा खाना बनाना ही पड़ता है। और जब करीना की सहेलियां आती हैं, तभी उनकी सेवा भी उसे ही करनी पड़ती है। अरे बाबा नहीं, अभी बस हो गया। ये सारे समोसे और कचौरियां खाकर तो मैं आज के दिन में ही मोटी हो जाऊंगी। क्या तू भी मालविका, इतने में कोई मोटा होता है क्या? वैसे मानना पड़ेगा करीना, तूने अपनी नौकरानी को बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया है। खाना बनाने से परोसने तक ये हर काम एकदम सही से कर रही है। क्या कहा? नौकरानी? अरे क्या हुआ करीना, तू हंस क्यों रही है? अरे बाबा, ये मेरी भाभी है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तू इसे एक प्रकार से नौकरानी ही समझ सकती है। फिर तो सही है तेरा। करीना और उसकी सहेलियों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर रितु का गुस्सा और बढ़ने लगता है और उसे अब वो दिन याद आता है जब उसने तन्वी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया होता है। मैंने तो आज तक किसी की भी कोई बात सुनकर नहीं ली, लेकिन आज मुझे खुद का ही मजाक बनते हुए देखना पड़ रहा है। मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक के खाने में जहर मिलाकर दे दूं। नालायक औरतें, सत्यानाश हो इन सब का, और खास करके मेरी जालिम ननंद का। वही दूसरी तरफ तन्वी और पीयूष दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं। ऑल सेट तन्वी, वैसे एक बात कहूँ, दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर होती जा रही हो। ओफो पीयूष, तुम भी ना हर रोज मेरी तारीफ करते हो, और कभी कभी तो मुझे तुम्हारी तारीफों पर शक भी होता है कि कहीं तुम बस मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो। ये सब कुछ भी नहीं है मेरी जान, वाकई में मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। और तन्वी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली, वरना आजकल के इस जमाने में तुम्हारी जैसी साफ दिल लड़की मिलना कितना मुश्किल है। शुक्रिया पीयूष, लेकिन तुमसे ज्यादा तो मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे अपने ससुराल में इतना प्यार और अपनापन मिल रहा है, वो भी पहले दिन से ही। उतने में वहां पर डिम्पल आ जाती है। अरे डिम्पल, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। चलो अब तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। हाँ डिम्पल, क्योंकि माँ तो अब मंदिर गई है और वो सीधे 5 से 6 घंटे बाद ही आएगी।
क्योंकि वहां पर आज कोई कार्यक्रम है। तो तू घर पे रहकर क्या करेगी? खामखा बोर हो जाएगी। इससे अच्छा तू हमारे साथ चल। नहीं भैया भाभी, आप दोनों ही जाकर आओ और खूब मजे करना, क्योंकि मैं अकेली अब मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी पसंदीदा फिल्म देखने वाली हूँ। लेकिन डिम्पल, नहीं भाभी, मैंने कहा ना कि मैं फिल्म देखने वाली हूँ, तो मैं बोर कैसे हो जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना है। और ये आप दोनों का पर्सनल टाइम है और हमें हर किसी की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। सबका अपना अपना निजी समय होना ही चाहिए। और भैया थोड़ी ना रोज आपको कहीं लेकर जाते हैं। आज उन्हें छुट्टी है, तो आप दोनों ही बाहर घूम कर आ जाओ और खूब मजे करना। डिम्पल की ये बातें सुनकर तन्वी अब भावुक हो जाती है। ना जाने कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो मुझे तुम्हारे जैसी इतनी समझदार और दिलदार ननद मिली। तन्वी बिल्कुल सही कह रही है डिम्पल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम तन्वी के लिए जो भी करती हो ना, वो सब मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। हे भगवान, क्या आप दोनों भी ये शुक्रिया वगैरह बोलकर एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। जाओ, अब से मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ डिम्पल, हम तुम्हें पराया नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दिल की बात बता रहे हैं। और जो अपना है वो कभी पराया हो ही नहीं सकता। वो तो है। और आप दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार। अब चलिए, सारा वक्त अगर यही बातचीत करने में जाया करोगे तो घूमने कब जाओगे? अरे हाँ बाबा, जा रहे हैं। और तुम भी अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ लगे तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ भैया, अगर मुझे कुछ लगा तो मैं आपको फोन कर दूंगी। और अब आप मेरी चिंता मत कीजिए और भाभी के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है डिम्पल, आते हैं हम जल्दी। बाय। हाँ भैया भाभी, बाय। फिर तन्वी और पीयूष दोनों घूमने चले जाते हैं, जहाँ गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और उसकी ननद के बीच प्यार बढ़ते ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितु और उसकी ननद के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। फिर एक रोज, हे भगवान, अरे रुक जा रितु, ये तू अभी क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी मतलब? आप देख सकती हो ना दीदी कि मैं रात का खाना बना रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें यह पता नहीं है क्या कि नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करते हैं? इतना भी सिखाया नहीं क्या तुम्हारे मायके वालों ने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, डफ्फर कहीं की। माफ करना दीदी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। हमारे घर में तो सब चलता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस दाल की जगह दूसरी दाल बना देती हूँ, वो भी बगैर प्याज और लहसुन वाली। अरे अपनी घास चढ़ने गई हुई अक्ल को जरा ठिकाने पे लाओ, फिर काम करो। समझ गई ना? मेरे पास क्या इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम्हें बार बार आकर ये समझाती बैठूं। इसीलिए अब नालायक होना छोड़कर समझदार बनो, बेवकूफ कहीं की। बस दीदी, अरे मांग ली ना मैंने आपसे माफी, फिर भी बार बार आप मुझे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती हो। मैं हर बार चुपचाप आपका सुनकर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बोलती ही जाओ। अरे ओ हीरोइन, आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। मैं तेरी ननद हूँ, कोई सहेली या पड़ोसन नहीं। आज तो तूने मुझसे इस तरीके से बात कर ली है, लेकिन आइंदा से मेरे साथ यूं आवाज चढ़ाकर बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी कि नहीं? करीना की बातें सुनकर रितु अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब रितु बाजार में सब्जियां लेने जाती है, तभी वो वहां पर तन्वी और डिम्पल को एक बड़े से मॉल के बाहर निकलते हुए देखती है। अरे तन्वी, तू यहाँ पर? अरे दीदी आप? मैं तो अभी मॉल में गई थी डिम्पल के साथ। हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डिम्पल। लेकिन तन्वी, तू मॉल के महंगे और स्टाइलिश कपड़े कब से पहनने लग गई? शादी के पहले तो तू कभी मॉल भी नहीं जाती थी। हाँ दीदी, अब समय के साथ तो बदलना ही पड़ेगा ना।
और मुझ में आए इस बदलाव का सारा श्रेय मेरी प्यारी ननन को जाता है। इसी के कारण ये सब हो पाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो दीदी? आप भी मॉल में जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर सब्जियां लेने आई थी। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर वो तीनों वहां पर बातचीत करते हैं और फिर तन्वी और डिम्पल कार में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। एकदम से बदल चुकी तन्वी की जिंदगी को देखकर रितु की आंखें अब फटी की फटी रह जाती है। ये तन्वी तो मॉल में मस्त मस्त फैशनेबल कपड़े खरीद रही है और मैं यहाँ पर आलू गोभी और भिंडी खरीद रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जतिन बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे इस काली लड़की के साथ शादी क्यों की तूने? आस पड़ोस वालों ने सभी ने देखा होगा तुझे। पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे क्या सही किया है? ये काली लड़की सिर्फ अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए तूने इससे शादी कर ली। अरे इससे बेहतर तो हम इस आद्या को ही घर से बाहर निकाल देते। जरा तो हमारी इज्जत के बारे में सोच लेता। देखिए माँ, मैंने प्रेरणा से शादी केवल इसीलिए नहीं की है क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है, बल्कि इसीलिए की है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली है। उसका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है और ये लड़की आद्या से हर काम में 100 गुना बेहतर है। चुप करो जतिन, तुमने मेरे साथ गलत किया है। अरे मेरे साथ शादीशुदा होते हुए भी तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? तुम्ही ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। अगर तुम अच्छा खाना बनाती, अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर दिखाती तो मैं प्रेरणा के पास कभी नहीं जाता। तुम्हें मैंने और माँ ने अच्छा खाना बनाने के लिए मोहलत भी दी थी, लेकिन तुमने उस मोहलत का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आद्या। वो सब मैं नहीं जानती। मैं इस शादी को नहीं अपनाऊंगी और ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। निकालो इसे बाहर। अरे तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं रहा और ना ही इस घर पर। अब इस घर की बहू और मेरी धर्मपत्नी सिर्फ प्रेरणा है। पहले मैंने इज्जत का ध्यान रखते हुए तुम्हें और तुम्हारे नखरों को सहा, लेकिन अब मुझे मेरी इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी। अब मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगा। इसीलिए मैंने प्रेरणा से शादी की है और यही मेरी बीवी है। तो इसीलिए अब से तुम्हारे नखरे में नहीं सहने वाला। क्या? देखो आद्या, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा। प्रेरणा, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। फिर जतिन प्रेरणा को लेकर कमरे में चला जाता है और ये सब देखकर आद्या के तो होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो गया माँ जी? एक पल में ही मेरी दुनिया इधर की उधर हो गई। अगर तू वक्त रहते ही सुधर जाती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नालायक कहीं की, अब बैठ रोती हुई। जब आद्या जतिन के कमरे से गुजर रही होती है तभी उसे कमरे में से जतिन और प्रेरणा की हंसी मजाक की आवाज सुनाई देती है। इस फोटो में तो तुम एकदम जोकर लग रहे हो। क्या? जोकर कैसे बोला? अब तो तुम गई। रुको, अरे ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपने पति को पहले ही खुश रख पाती तो आज वो कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूँ, जतिन की पहली बेबी हूँ। तो फिर मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अगर कोई यहाँ से जाएगा तो ये कल हो जाएगी, मैं नहीं। फिर एक दिन जब मालिनी घर के बाहर निकलती है तभी, क्या रे मालिनी,
तू तो बड़ी इज्जत वाली बनती फिरती थी, लेकिन तेरे बेटे ने क्या किया? उसने तो दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक काली लड़की के साथ। अरे क्या हुआ मालिनी? तेरी बोलती क्यों बंद पड़ गई? पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी तू, तो अब क्या हुआ तुझे? लेकिन एक बात बड़ी बुरी लगी मुझे। पहली बहू में गुण नहीं थे, और अब दूसरी बहू में शक्ल ही नहीं है। कितनी बदसूरत है वो। बेचारी मालिनी। मालिनी को अब बहुत गुस्सा आता है, और वो सर झुकाकर वहां से निकल जाती है। और घर आने पर, ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म मटर कचौरी और अदरक वाली चाय बनाई है। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, इसे तू ही खा ले। और हाँ, मुझसे दूर ही रहे तू। मुझे तेरी ये बदसूरत शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना दूर रह। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। मेरे तो भाग ही फूटे हैं सच में। पहली बहू भी बेकार थी, और दूसरी भी वही निकली। शायद मेरे नसीब में बहू का सुख है ही नहीं। फिर रात होने पर प्रेरणा ये सारी बातें जतिन को बता देती है। तुम फिक्र मत करो प्रेरणा, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। जरूर बाहर वालों ने उन्हें भड़काया होगा, इसीलिए वह गुस्सा हुई होगी। उन्हें थोड़ा वक्त दो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। हाँ जतिन, मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना। अब तो मेरा काम भी मैंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, तो दिन भर में जब काम से ब्रेक मिलता है तब मेरे पास कोई नहीं होता। माँ जी और आद्या तो अपने कमरों में मुंह फुलाकर बैठे होते हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। चलो, आज हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है जतिन। फिर प्रेरणा और जतिन दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं, जिससे प्रेरणा को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और उन दोनों को साथ में देखकर आद्या को बहुत जलन होने लगती है। उस काला टीका प्रेरणा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अरे आद्या, ये सब तुझे पहले ही समझना चाहिए था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर एक दिन मालिनी को बहुत तेज भूख लगती है, और वो रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। ये छोले भटूरे तो उस प्रेरणा ने बनाए हैं। अब क्या करूं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, तो खा लेती हूँ। वैसे भी घर पर कोई नहीं है। फिर मालिनी वो छोले भटूरे खा लेती है। अरे वाह, ये छोले भटूरे तो कितने शानदार बने हैं। ऐसी टेस्ट तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसका मतलब जतिन सच कहता था, प्रेरणा कमाल का खाना बनाती है। अब ऐसे ही रोजाना जब जब प्रेरणा खाना बनाती है, तब मालिनी के मुंह में पानी आता रहता है, और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। अरे ओ प्रेरणा बहू, चल मेरे लिए भी खाना लगा दे। क्या? सच में माँ जी? अरे हाँ हाँ, अब जल्दी से दे दे मुझे, ज्यादा नौटंकी मत कर। हाँ माँ जी, अभी परोसती हूँ। फिर मालिनी बड़े ही छाव से प्रेरणा के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। मानना पड़ेगा, वैसे खाना तो एकदम बेहतरीन बना लेती है तू। बस सुंदरता के मामले में पीछे रह गई थोड़ी, पर गुणों की पक्की है तू। धन्यवाद माँ जी। प्रेरणा की ये तारीफें सुनकर आद्या को बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं हो सकता, आज माँ जी ने इस कल्लो की तारीफ कर दी। कल को अगर इन दोनों के बीच में जम गई और माँ जी ने इसे सर आंखों पर बिठा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन, माँ, मैं और प्रेरणा परसों हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम एक हफ्ते बाद ही लौटेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हो? एक बहुत ही सुंदर जगह है माँ। हम जिस रिसोर्ट में रुकेंगे वो झरने, पहाड़ और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब तूने इज्जत की बर्बादी तक कर ही दी है।
तो जो करना है कर बेटा, मैं क्या ही कहूँ तुझसे। अरे माँ, ऐसा मत कहिए ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इज्जत की बर्बादी की है, लेकिन एक बार आप मेरी तरफ से भी सोचिए ना। जो भी हुआ है वो बदलते हालातों के कारण ही हुआ है। रहने दे बेटा, मेरा सर तो पहले से ही फटे जा रहा है। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। लेकिन माँ, इतना कहकर मालिनी वहां से चली जाती है और उनकी ये सारी बातें आद्या सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों मेरे होते हुए हनीमून पर कैसे जा सकते हैं। इनकी खुशियों पर अगर मैंने ग्रहण ना लगा दिया तो मेरा नाम भी आद्या नहीं। हनीमून के लिए निकलने से पहले प्रेरणा नाश्ता बनाने लगती है। तभी जतीन उसे आवाज लगाता है और वो रसोई के बाहर चली जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर आद्या वहां पर आती है और वो खाने में पेट खराब होने वाली दवा मिला देती है। अब आएगा मजा। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। अरे आद्या, तुम यहाँ पर? हे भगवान, कहीं इस कल्लो ने मुझे खाने में मिलावट करते हुए देखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बोल देती मुझे। हाँ तो मेरी भी रसोई है ये। अब रसोई में आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी क्या मुझे? अरे ऐसा मैंने कब कहा आद्या? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ ना, क्योंकि अब इस रसोई को मैंने अपने हिसाब से बदल दिया है, तो तुम्हें चीजें जल्दी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस यहाँ पर पानी पीने आई थी। फिर आद्या पानी पीकर वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब लड़की है। खैर, मुझे क्या, जल्दी से टिफिन पैक कर देती हूँ, निकलना भी तो है। फिर हनीमून पे जाने से पहले जतिन घर में नाश्ता कर लेता है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है और उन्हें फिर से घर लौटकर आना पड़ता है। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया तुझे बेटा? अच्छा भला तो निकला था तू, लेकिन अब क्या हुआ तुझे? ये सब इस काली कलूटी के कारण ही हुआ है। अरे तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है क्या? सफर के दौरान कोई इतना तला भुना हुआ खाना खाता है क्या? हाँ प्रेरणा, तुमसे ये लापरवाही कैसे हो सकती है? अब देखो जतिन की हालत कितनी खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई तला भुना हुआ नाश्ता बनाया ही नहीं था। सब हल्का ही था ताकि पेट खराब ना हो। तो फिर उसके बाद भी ये सब कैसे हो सकता है? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस सब के बारे में बात ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा। मुझे आराम करना है। इस हादसे के बाद में प्रेरणा अब काफी हैरान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब मालिनी का व्रत होता है तभी, अरे प्रेरणा बहू, मेरे लिए थोड़ी साबूदाना खिचड़ी बना दे, आज मेरा व्रत है। ठीक है माँ जी, आज तो मैं माँ जी की खिचड़ी बिगाड़ूंगी और सारा इल्जाम जाएगा इस बेचारे कल्लो पर। फिर आद्या रसोई में जाकर नमक के डब्बे में से सारा नमक निकाल देती है और वो उसमें पीसी हुई चीनी मिलाती है और प्रेरणा उस चीनी को नमक समझकर उसे साबूदाना खिचड़ी में मिलाती है, जिससे वो खिचड़ी एकदम मीठी बन जाती है। अरे रे 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 रे, ये घटिया खिचड़ी खाकर मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ गया। अरे मेरे व्रत का खाना था ये, इसे बिगाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? निर्लज्ज कहीं की। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने तो नमक ही डाला था इस खिचड़ी में, तो फिर ये मीठी कैसे बन गई? अरे शांत रहे, अब ज्यादा सफाई मत दे और इस सच्चाई को स्वीकार कर कि तूने एक बेस्वाद खिचड़ी बनाई है और तुझसे भी खाना बनाने में गलतियां हो सकती हैं। खुद को ज्यादा महान समझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मालिनी से डांट खाने के बाद में जब प्रेरणा नमक का डब्बा चेक करती है तभी उसमें नमक ही होता है। अरे, इसमें तो नमक ही है। फिर माँ जी की खिचड़ी मीठी कैसे बन गई? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है?
मैंने सही समय रहते ही इस डब्बे में फिर से नमक मिला दिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि ये कल लोग फिर से आएंगे यहाँ पर और इस डब्बे को जरूर चेक करेगी। प्रेरणा को यही बात खाई जाती है। फिर बाद में, क्या हुआ प्रेरणा, किस सोच में डूबी हुई हो तुम? अरे हो जाती है गलतियां, अब छोड़ो भी उस बात को। वैसी बात नहीं है जतिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आध्या ने ही किया है। मतलब, अब मुझे याद आ रहा है, उस दिन जब मैं हनीमून पे जाने से पहले नाश्ता बना रही थी, तभी मैं 1 मिनट के लिए रसोई के बाहर गई थी और तभी वहां पर अचानक से आध्या आ गई थी, जबकि आध्या रसोई में ज्यादा आती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने तुम्हारे नाश्ते में पेट खराब होने की दवाई मिलाई है, क्योंकि मेरा जो नाश्ता था उसे खाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ और ये सब उसने इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारी और माची की नजरों में बुरी बन जाऊं। क्या? हाँ जतिन, और रही बात खिचड़ी में नमक की जगह चीनी मिलाने की, तो ये करामाती भी उसी की होगी। उसी ने ही नमक के डिब्बे में पीसी हुई चीनी रखी होगी ताकि मुझे माजी से डांट मिले। हाँ प्रेरणा, शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। फिर जतिन और प्रेरणा ये सारी बातें यामिनी और आध्या को बताते हैं और उनकी ये सारी बातें सुनकर आध्या पूरी तरह से डर जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें